रहे हैं। बता दें कि 16 दिसंबर को सीरिया के तारतस में हथियारों की साइट पर इजराइल ने हवाई हमला किया था। हमले के बाद धमाका बेहद खतरनाक था और काफी ऊंचाई तक आसमान में आग का गोला और धुएं का गुबार बना, ठीक वैसा ही जैसे परमाणु बम के विस्फोट से जुड़ी हुई तस्वीरों में दिखता है। धरती भूकंप की तरह कांपी। अब नई जानकारी ये है कि इस धमाके के बाद वहां पर रेडिएशन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। इसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया कि क्या इजराइल ने तारतस पर न्यूक्लियर हमला किया था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हथियार डिपो में रखी स्कड मिसाइल की फैसिलिटी को तबाह कर दिया। इस हमले में इस विस्फोट के बाद 3 तीव्रता का भूकंप भी आया। यह भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इज़्निक तक महसूस किया गया। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने तब कहा था कि इजराइल ने जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए टारगेट किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इजराइल ने छोटा न्यूक्लियर हमला किया। सवाल ये कि क्या पुतिन इस हमले का न्यूक्लियर तरह से जवाब देंगे? क्या अब युद्ध में परमाणु बमों की एंट्री हो चुकी है? सवाल ये भी कि जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में परमाणु बम नहीं है, क्या उन्हें डर कर रहना चाहिए? ये धमाका आसान नहीं था। इस धमाके के पीछे जो बातें थी वो बहुत गंभीर करने वाली हैं। रेडिएशन बड़ा मिलना सवाल जरूर खड़े करता है, लेकिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार आज की तारीख में दुनिया में हैं। आपको बता देते हैं कि वो देश कौन कौन हैं। यही हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि वो देश कौन कौन हैं, जो 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो वो 9 देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और यूनाइटेड किंगडम। हालांकि इजराइल इस बात को स्वीकारता नहीं है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल को माना जाता है परमाणु हथियार कैपेबल कंट्री। उसी तरह से उत्तर कोरिया, जिस पर कई सारे बैन हैं, प्रतिबंध हैं, लेकिन वो परमाणु हथियार रखता है। हालांकि सामने वो बात नहीं है। दुनिया में इस समय लगभग 12,100 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें 9,500 से अधिक सक्रिय सैन्य भंडार हैं। रूस के पास 5,977 हैं हथियार। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे और देशों की। तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद चीन की बात करते हैं, जो इस वक्त दुनिया में चौधरी बनने की कोशिश करता है। 350 के करीब परमाणु हथियार इसके पास हैं और आज के परमाणु हथियार कहीं ज्यादा विनाशक हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे थे। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। फ्रांस के बाद नंबर आता है, जी हाँ, फ्रांस के बाद नंबर आता है ब्रिटेन का। यूनाइटेड किंगडम 225 परमाणु हथियार ब्रिटेन के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास बताया जाता है 165 के करीब परमाणु हथियार मौजूद हैं। भारत के पास 160 की संख्या बताई जाती है कि परमाणु हथियारों की है। वहीं इसके बाद नंबर आता है उत्तर कोरिया, इजराइल और बाकी देशों का। तो इजराइल के पास 90 परमाणु हथियारों की बात यहाँ पर हम रख सकते हैं, लेकिन इजराइल स्वीकारता नहीं है। ये अलग अलग सोर्सेस है। उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है। एक एक करके सारी चीजें सामने आती है। लेकिन परमाणु हमले की अगर हम बात कर रहे हैं, युद्ध में ऐसे इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तबाही कितनी होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। जहां परमाणु बम गिरता है वहां के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे उस जगह नष्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, सभी कुछ नष्ट हो जाता है उस जगह पर जहां परमाणु बम गिरता है। तापमान हजारों डिग्री तक यहाँ पर पहुंच जाता है, जिस जगह उसका सेंटर पॉइंट यानी जहां पर बम गिराया जाता है। आसपास की सभी चीजें जलकर राख हो जाती हैं। 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में तो चीजें पिघल जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई किलोमीटर दूर तक के इलाके में गंभीर रेडिएशन फैल जाता है, जिससे कैंसर, डीएनए में बदलाव, गंभीर चोटें, ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन इसके साथ अंग भंग यानी शरीर के जो अंग हैं वो अलग हो जाना, विकलांगता की बीमारियां, चर्म रोग, स्किन से जुड़ी हुई जलन की समस्या, सालों तक इसका असर होता है। मानवता और पर्यावरण सालों तक उस इलाके की भूमि बंजर हो जाती है। मिट्टी, पानी और हवा इस इलाके में प्रदूषित हो जाते हैं। मैं अगर कह रहा हूं आपसे सालों तक इसका असर होता है, तो ये समझिए कि जो जेनरेशंस होती हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। निपुण आलम बयान मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं।
मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त थोड़ी देर में ही जुड़ने वाले हैं। चर्चा हम उनसे भी करेंगे। ये सभी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली शाह आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि मामला उस बॉम्ब के टेस्ट का है जिसको लेकर कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। क्या इजराइल ने सीरिया में उस खास लोकेशन के ऊपर एक लो इंटेंसिटी का परमाणु हथियार यहां पर ट्राई किया या नहीं किया, इसकी बात सामने रख देते हैं। मेजर शाह, जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, जो जानकारियां आपको पता चल रही है, क्या लो इंटेंसिटी का कोई परमाणु बम हो सकता है, बनाया जा सकता है? जाहिर तौर पर साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक खास इलाके में बड़े डिस्ट्रक्शन के लिए? और क्या इजराइल ने ऐसा किया हो सकता है? मेजर शाह, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, निपुण आलम म्यान का मैं रुख कर लेता हूं। निपुण आलम म्यान, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं। फिलहाल वर्ल्ड की जो इक्वेशंस हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि एटॉमिक वेपन्स का डेटरेंट के अलावा कोई इस्तेमाल करना चाहेगा, यानी केवल है इस बात का डर ही दूसरे को इस्तेमाल करने या कोई कार्रवाई करने से रोकेगा उस तरीके से। लेकिन क्या इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है? क्या उस जगह पर लो इंटेंसिटी एटॉमिक बम का इस्तेमाल हुआ है? क्या जैसा कि रूस की एजेंसीज तमाम अलग अलग जगह का कहना है, शॉक वेव्स दूर दूर तक गई हैं और शॉक वेव्स के अलावा रेडिएशन बढ़ा मिला है, ये इशारा क्या देता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि एटॉमिक डिफेंस के लिए ही मेनली हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि अगर एटॉमिक वेपन का अगर यूज होगा तो दुनिया के जितने भी देश हैं जिनके पास में, अभी आपने 9 का नाम लिया, कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हैं लेकिन वो बताया नहीं है, तो वो सबके साथ में एक पॉसिबिलिटीज बन जाएगी भाई एटॉमिक वेपन यूज करें। और हमको याद आता है सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर, हिरोशिमा नागासाकी। आज भी वो दौर ऐसा दौर है जो सबकी मेमोरी में भले ना हो, लेकिन वो जो घटना थी उसके जो इम्पैक्ट था वो बाद तक आपको देखने को मिला जापान के अंदर काफी समय तक। अब जो बात यहाँ पे आ रही है कि भाई ये यूज हुआ है, लो इंटेंसिटी का था, इस प्रकार का था, देखिए ये पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटीज लग रही है? क्योंकि जो टर्की के अंदर हम बात करें या साइप्रस के अंदर हम बात करें, वहां पर कुछ देखा जा रहा है कि इस प्रकार का जो एक रिएक्शन होता है, जो रेडियो एक्टिविटी हम बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट वहां पे आपको देखने को मिल रहा है हवा के कारण। हवा का जो रुख था वो पश्चिम की तरफ जा रही थी, तो जब वेस्ट की ओर आपकी हवा जाएंगी तो जो रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव का, उसका कुछ इम्पैक्ट वहां पर साइप्रस में और साउथ टर्की के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर इस प्रकार का यूज, इस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या आने वाले भविष्य में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल, चाहे वो रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो या और भी जो कंट्री हैं, पाकिस्तान ही क्यों ना हो, इस प्रकार के देशों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस प्रकार से एटॉमिक वेपन का यूज होता है। तो लिहाजा बात यह है कि इस प्रकार की जब रेडियो एक्टिविटीज की बात हो रही है कि हमारी तरफ में, जैसे मैंने कहा ना कि 2 देशों में, साइप्रस में और आपका साउथ टर्की में, और इतनी हैवी तीव्रता का, लेकिन मुझे लगता है कि जो भूकंप की बात आ रही है, 3 के करीब है जो बोला जा रहा है, मुझे उसमें लगता है कि देखिए वो तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो अटैक किया गया, वो अटैक किया गया जो वहां पर सीरिया की आर्मी का पूरा जो मिसाइल का जो गोदाम था उसके ऊपर अटैक किया गया। तो हो सकता है उस अटैक के कारण वो भूकंप का झटका महसूस हुआ हो। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी की जो बात आ रही है निकलकर, कि रेडिएशन की जो बात आ रही है, ये थोड़ा सा चिंता में डालने वाली है, जो थोड़ा सा टेंशन में डालने वाली बात है कि अगर वाकई में सच होता है रेडियो एक्टिविटी का, तो ये निश्चित रूप से क्या है, विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। विश्व के लिए चिंता का विषय है, ऐसा निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार इस वक्त कह रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर शाह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, हाँ, आ रही है। मेजर शाह, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो जो एग्जीक्यूट करती है चीज़ों को, मैं सवाल वैसा ही रख रहा हूँ जैसा मैंने निपुण आलम बयान सर के सामने रखा। पहली बात तो ये कि जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं ये डेटरेंट का काम करते हैं, यानी डराने का काम करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, चाहे कितने भी हों, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो सामने वाला भी इस्तेमाल कर सकता है और उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। ये एक एग्जाम्पल हमें मिल चुके हैं 1945 में, जब हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब किए गए थे। लेकिन क्या इजराइल ने ऐसा किया हो सकता है?
क्या रूस और टर्की जो कह रहे हैं रेडिएशन को लेकर वो बात सच है? क्या 3 की तीव्रता का सीज्मिक जो अलर्ट सामने आया वो इसी तरफ इशारा करता है मेजर शाह? जी देखिए, जो रिपोर्ट जैसे आ रही हैं कि इजराइल ने शायद छोटा परमाणु हमला किया होगा, एक भूकंप भी आया हल्का सा, रेडिएशन भी वहां पे हुई, रिपोर्टिंग भी हुई, मगर मुझे लगता नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग निजी तौर पे कि इजराइल को जरूरत पड़ेगी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की, वो भी सीरिया के खिलाफ, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में। निजी तौर पे मुझे लगता नहीं ऐसा कि इजराइल ऐसा करता, लेकिन रिपोर्ट्स आई हैं तो इस पे कोई पुष्टि हुई नहीं है, मगर बिना धुएं के आग नहीं उठती, तो कुछ तो बात जरूर होगी। लेकिन एट द सेम टाइम परमाणु हथियार या एटॉमिक हथियार ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत सीरियस बात है। अमेरिका ने किया था जापान में हिरोशिमा नागासाकी में, अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब आप देखिए आज तक कितने साल, सदियों बीत गए हैं, आज तक जापान में उसके असर दिखते हैं आज तक। तो ये बहुत ही गंभीर, मुझे लगता नहीं कि इजराइल को ऐसी कोई नौबत आई होगी कि वो परमाणु हथियार खोलेगा। क्यों खोलेगा वो सीरिया पे? आप वो भी ट्रम्प कार्ड होता है ना, तो ट्रम्प, तो आप ट्रम्प बिल्कुल सत्य, आप वो दाव तब चलोगे जब आपको दिख रहा है हर चीज हारती हुई। उनको तो कोई ऐसी कुछ हारती हुई कोई चीज दिखी नहीं, बल्कि जो बागी जो लोग सत्ता में आ गए अभी, जो उन्होंने विरोध किया, ये भी बैक्ड बाय इजराइल, बैक्ड बाय अमेरिका। इजराइल अमेरिका के खिलाफ जाएंगे नहीं, उनका सपोर्ट था इनके पास। तो इजराइल अगर ऐसा करता भी आज से करीब 2.5 साल पहले, तो ऐसा माना जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन साहब के हाथ में वो ब्रीफकेस था चमड़े का, काला वाला, कि शायद ये परमाणु हथियार हो, वो ट्रिगर दबा दें और न्यूक्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि इजराइल ने ऐसा कोई परमाणु हथियार इस्तेमाल किया होगा इसके। निपुण आलम बयान सर, निपुण आलम बयान, इस एक्सपर्ट एडवाइस जो मेजर शाह की तरफ से आ रही है, मैं न जाने क्यों इसको बाय कर रहा हूं, और मुझे समझ में ये भी आ रही है ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है कि जब कुछ भी नहीं बचा तब इसका इस्तेमाल कर दिया जाए अगर मेरे पास है तो। पहली बात, सीरिया में इजराइल को ऐसा क्या था जो ये इजराइल का सब कुछ जा रहा था, उसे न्यूक्लियर वेपन वहां पर टेस्ट ही करना पड़ा, अगर वही है तो उसने वहां पर किया। दूसरा, उसको क्यों करने की जरूरत थी? सीरिया में ऐसा कुछ था नहीं, सीरिया से अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था इजराइल के ऊपर कि इजराइल को सीधे अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़े। निपुण सर, देखिए ब्रह्मास्त्र की बात बिल्कुल सही बात है कि लास्ट ही वेपन ही माना जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है, समझिए राजीव जी, हम बात करें कि जब हम बात करते हैं किसी कंट्री के पास में अगर इस प्रकार का वेपन हो, और कई बार क्या होता है कि उस वेपन की टेस्टिंग का भी प्रयास इस तरह के देश करते हैं कि चलो सीरिया तो बर्बाद हो ही रहा है, तमाम तरह के वहां पे इश्यूज है ही, तमाम तरह के मैटर है ही, तो एक बार हम अपने वेपन की जो एक कैपेसिटी है उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और ये केवल यहाँ पे ये नहीं कि इजराइल के साथ ही, अमेरिका ने भी किया है, कई बार रशिया ने भी इस प्रकार की टेस्टिंग की है। लेकिन देखिए होता क्या है, जब हम देखें अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अटैक किया था, तो ये माना जाता है कि वो अटैक जो था अपने वेपन की, नई जो टेक्नोलॉजिकल वेपन थे उनकी टेस्टिंग भी की गई थी। अब देखिए कोई भी कंट्री है तो बोलने को तैयार नहीं होता कि नहीं हमने अपने नए वेपन को टेस्ट किया है, तमाम तरह की बातें की हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार के कंट्री की जो वेपन इंडस्ट्री की पॉलिसीज को पढ़ते हैं, तो वहां पर देखने को मिलता है कि वेपन के जब हम बात करते हैं यूज करने की, तो वॉर एरिया में इस प्रकार के वेपन यूज कर अपने कहीं ना कहीं वेपन की टेस्टिंग करते हैं। तो मैं उस बात में देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इजराइल ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि ऐसा कुछ सीरिया में तो था नहीं कि जिस प्रकार से हमला करने की जरूरत हो। लगातार इजराइल वहां पर अपनी बढ़त बढ़ा ही रहा था, यहाँ तक कि हम देखें गोलन हाइट से आगे बढ़ते हुए आगे जो बफर जोन पे कंट्रोल करने के अलावा 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की वहां पे इजराइल घोषणा कर चुका है। मेन डेट यानी कि इजराइल खुद अपनी बस्तियां बनाने की बात वहां पे कर रहा है, और जब कोई कंट्री अपनी बस्तियां बनाने की बात करता है तो इसका मतलब वो ऐसी जगह पे इस प्रकार का वेपन यूज कर अपनी ही पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं थ्रेट में डालेगा, डेंजर में डालेगा। और वहां पे भी प्रोडक्शन होता है, आप मोहम्मद शाह बता रहे थे, साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि जापान का जो रेडियो एक्टिव का इम्पैक्ट है वो 2011 तक जाके आपको नोट किया गया, 2011 के बाद से भी नोट किया गया। लेकिन 2011 से पहले हम देखें वहां का एग्रीकल्चर हो, वहां का कुछ भी हो, उन सब के अंदर खाने पीने सब्जी के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव देखने को मिलता था। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की चीजों को यूज करना अगर कोई देश करता है तो ये तो सीधा सीधा क्या होगा कि आपका जो रशिया है
चीन है, पाकिस्तान है, इन सारे कंट्रीज को आपकी ओर से आमंत्रण दे देना कि आ जाओ भाई, जिसके पास में एटॉमिक वेपन है, आओ टेस्टिंग करते हैं, सब यूज करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डैमेज वाली स्थिति सभी के लिए हो जाएगी, पूरे विश्व के लिए एक आतंक की स्थिति होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि 2 दिन में चीजें और क्लियर हों, तमाम तरह की एजेंसीज अपने अपने दावे करेंगी, अभी बातें आएंगी सामने, इजराइल अपने पक्ष रखेगा, जो इस प्रकार के दावे हो रहे हैं, बातें निकल कर आ रही है, इजराइल क्या बोलता है उसका वेट हमें करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि वर्ल्ड का जो पीस है वो मेंटेन रखा जाएगा। केमिकल वेपन तक तो बातें समझ में आती हैं, क्योंकि केमिकल वेपन के यूज खूब हुए हैं। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाया, केमिकल वेपन भी एक लिमिट में रखे। यहाँ तक कि 90s में जब यूएन ने कहा कि हम चाहते हैं कि सब देश अपने केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करें, तो भारत उन देशों में से एक था जिसने अपने केमिकल वेपन को भी 75% डिस्ट्रॉय किया। और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि एटॉमिक वेपन को एक डेटरेंस की तरह देखा जाता है, कि ये एक गारंटी भी होता है कि हम पर कोई अटैक नहीं होगा। तो उस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। लिहाजा भी वेट करना जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एटॉमिक वेपन का यूज ये विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। चलिए, मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, जो बातें अभी निपुण जी कह रहे थे, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि जो सीज़मिक अलर्ट की बातें सामने आ रही हैं, ये 2 जगह से खास तौर पर सामने आ रही हैं। एक सामने आ रही है रूस की तरफ से, दूसरी सामने आ रही है तुर्की की तरफ से। ये दोनों ही पिछले गल्फ वॉर के दौरान जब इजराइल हमला कर रहा था, लगातार ईरान और इजराइल के बीच में तनाव था, तो इन्होंने कौन सी पोजीशन ले रखी थी हम सबको पता है। ये दोनों अलर्ट इन दोनों देशों की तरफ से आए हैं। एक बात ये, तो क्या ये ड्राफ्टेड हैं, अपनी तरफ से रखे गए हैं, जोड़े गए हैं, या दूसरी बात, सीरिया के इस इंस्टॉलेशन पर जहां ये हमला किया गया, वहां पर क्या पहले से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जो कि इस अटैक में वहां पर ब्लास्ट हुए हैं? चलिए, मैं आता हूं, आपके पास आता हूं, अपना सवाल लेकर आपके सामने आता हूं। लेकिन 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 साल में ना पुतिन रुके हैं, ना ज़ेलेंस्की झुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी थी, अब इस जंग का नतीजा निकल सकता है। पुतिन ने भी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही इशारा किया था, लेकिन कजान में हुए ड्रोन अटैक ने सब कुछ बदल दिया। अब पुतिन बदले की बात कह रहे हैं। क्या बदले में पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं? ऐसे में यह महायुद्ध और विनाशक हो सकता है। और जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें शायद इस जानकारी का एक खास रोल हो, जिस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों ने रूस यूक्रेन की बुझती जंगी आग में घी का काम कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन को तिलमिला दिया है, आग बबूला कर दिया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद पुतिन ने प्रतिशोध की कसम खा ली है, यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का प्रण ले लिया है, सौगंध उठा ली है। अब यूक्रेन पर बारूद की ऐसी बारिश होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। पुतिन ने प्लान कोल्ड रेडी कर लिया है, अब बस इसके अमल में लाने की देर है। अगर पुतिन का यह प्लान कामयाब हो गया तो यकीन मानिए कीव कंपकपा जाएगा, और वो भी ये बात अच्छे से जानता है। क्या है पुतिन का ये प्लान कोल्ड, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कजान में ड्रोन हमले से बौखलाए पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कजान हमले के अगले दिन एक वीडियो लिंक के जरिए कजान स्थित तातारस्तान क्षेत्र के स्थानीय नेता को सड़क उद्घाटन समारोह में संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने ड्रोन हमलों का जिक्र करते हुए यूक्रेन में कई गुना तबाही लाने की बात कही। पुतिन ने कहा, जो भी और जितना भी वो विनाश करने की कोशिश करेंगे, वो खुद कई गुना अधिक विनाश का सामना करेंगे, और जो वो हमारे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर पछताएंगे।
पुतिन की इस चेतावनी से साफ है कि आने वाले वक्त में वो यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। पुतिन कई बार इस बात का भी संकेत दे चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो अपने देश की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसको लेकर पुतिन अपनी परमाणु नीति में बदलाव भी कर चुके हैं। पुतिन ने अपनी परमाणु नीति में जो बदलाव किए हैं, उनके मुताबिक अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर दिया जा सकता है। अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ऐसा लगा उसके देश को और नागरिकों को खतरा है तो भी वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकता है। कजान में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ 8 ड्रोन से अटैक किए गए, इमारतों को निशाना बनाया गया। तो क्या अब रूस यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकता है? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाइयों को करने की धमकियां तो अवश्य दी जाती हैं। एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां तो अवश्य रशिया देता है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया यूक्रेन पर एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि यदि रशिया ने ऐसा कोई कदम उठाया, इवन कि यदि रशिया ने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया, तो ये रशिया के लिए महाविनाशकारी साबित होगा। ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने रूस के साथ साथ ट्रंप को भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। ट्रंप इस जंग को खत्म करने की बातें करते हैं, यूक्रेन की मदद का वो विरोध करते हैं। अब तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया है यूक्रेन को युद्ध विराम के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए और इसके लिए उन इलाकों पर दावा छोड़ देना चाहिए जिन पर अब रूस का कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन में जो वार्ता होगी उसमें अमेरिका भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मेंटेन करके ही इन राष्ट्रों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएगा और उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। तो जाहिर है कि ये जो बातचीत की शुरुआत होने की एक प्रबल संभावना है, लेकिन उसके पहले रशिया यूक्रेन एक दूसरे के विरुद्ध अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त और मजबूत दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके रखना चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में रशिया के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां दी गई हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात माने या ना माने, लेकिन पुतिन ने ठान लिया है कि वो अब यूक्रेन को सबक सिखा के रहेंगे। इसके लिए वो अपना प्लान कोल्ड एक्टिव कर सकते हैं। यूक्रेन में सर्दी बर्फीली और ठंडी होती है, जिसमें तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। दिसंबर से मार्च महीने तक चलने वाली सर्दियों के महीनों के दौरान कई जगह तापमान -21.6 डिग्री तक जाता है। जाहिर है जब यूक्रेन में इतनी कड़ाके की ठंड होती है तो लोगों को गर्म रहने के लिए बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में रूस यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाने का प्लान बना रहा है। ज्यादा दिनों तक लगातार ऐसे हमले होते रहे तो लोगों की कपाने वाली ठंड में जान भी जा सकती है। मतलब एक तरफ रूस यूक्रेन को अपनी मिसाइलों की आग से झुलसाएगा तो दूसरी तरफ उसके बिजली संयंत्रों पर हमला कर ठंड से कपकपाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा भी इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व IAF के हमारे एक बहुत बेहतरीन कर्मी ऑफिसर जिन्होंने अपने कई संस्मरण और कई बड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर भी किया है। लेकिन VN झा साहब, आप ही के सामने मैं सवाल भी रख देता हूँ। लगातार युद्धों में उलझी हुई है दुनिया। पिछले कई दिनों से करीब करीब रूस यूक्रेन के शुरू होने के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं और ज़्यादा बढ़ी हैं। इजराइल का मामला यहाँ पर मैं बीच में लाना चाहूँगा, जिसने सीरिया में जो बम ब्लास्ट किया है, जो अटैक किया है, और उसके बाद रूस और तुर्की की एजेंसीज ने सीज्मिक अलर्ट सामने रखा, रेडिएशंस के आगे बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई और अब रूस यूक्रेन के बीच में, उससे पहले रूस का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करना क्या इशारा दे रहा है कि अब वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आ चुका है? क्या जो इजराइल का अटैक था वो इस दिशा में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, या ये सिर्फ कहीं और मनगढ़ंत बातें से ज्यादा कुछ नहीं है? राजीव जी, जो लोग नहीं समझते हैं कि न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर डिटोनेशन की विभीषिका क्या होती है, शायद वही इस तरह से हल्की बातें करेंगे। देखिए, कोई भी एटॉमिक जो अटैक है उसकी बात अभी फ़िलहाल तो कर ही नहीं सकता। और एक हमारे हिंदी में बड़ी पुरानी कविता थी, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहमान दाबे ना देवे जाने सकल जहान। न्यूक्लियर एक ऐसी ही चीज़ है कि आप कुछ भी कर लें, अगर एक न्यूक्लियर डिटोनेशन हुआ है, स्पेशली ओवर द ग्राउंड,
मैं अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, ओवर द ग्राउंड, तो उसको आप किसी तरह से छुपा ही नहीं सकते हैं। रेडिएशन की लेवल 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 1000 गुना चले जाती है रेडिएशन लेवल। तो इसको आप छुपा ही नहीं सकते। तो जो जो सीरिया में अटैक हुआ था, जिसने भी किया हो, इसराइल ने किया हो, मोस्ट प्रोबेबली इसराइल नहीं किया होगा, क्योंकि उसने सारे उसके सैनिक ठिकानों जो थे उसको उसको बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो उसी का एक बड़ा बॉम्ब होगा। और एक और चीज याद रखिए, सीरिया में जो बॉम्ब अटैक हुए हैं, जो जो एरियल अटैक हुए हैं, इसमें 2 तरह के एक्सप्लोजन होते हैं। एक तो प्राइमरी एक्सप्लोजन, जब बॉम्ब गिरता है तो वो एक्सप्लोड करता है, और अगर एम्यूनेशन डिपो पे एक्सप्लोड किया तो बहुत सारे सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होते हैं, वहां के रॉकेट, वहां के मिसाइल्स, वहां के बॉम्ब, वो सब फटाफट फटाफट फिर भरने वो फटने लगते हैं। तो वो सेकेंडरी एक्सप्लोजन जो होता है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए उसको जो जो सीरिया में हुआ था उसको आप कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी भी तरह से मिस्टेक नहीं कीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो ऐसी चीज है कि जो सेकंड्स में वो अपनी छाप छोड़ देता है। जिस तरह की डिस्ट्रक्शंस होती हैं, आप कितने 50 साल के बाद आप हिरोशिमा को देख लीजिए, नागासाकी को देख लीजिए, ये हालत होती है। तो उसकी बात नहीं कीजिए, चाहे किलोटन भी अगर बॉम्ब हो न्यूक्लियर का, जो कि हमने हिरोशिमा में देखा था, तो वो मतलब बड़ा विभत्स होता है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, अब जहां पर आपने ये कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, क्या न्यूक्लियर का चांसेस हैं? देखिए, कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब अपने पास में क्यों रखता है? क्योंकि उसको बैक टू द वॉल ना हो सके। और रशिया का आज बैक टू द वॉल है, और आज से नहीं, वो लगभग 2-2.5 साल पहले से है। आप याद कीजिए हिरोशिमा नागासाकी, जिस कारण के लिए अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, वो कंडीशंस लगभग आज से 2.5 साल पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में है। आज के दिन तो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई है ही नहीं, ये तो नेटो और रशिया के बीच में लड़ाई है। तो कभी अगर ये कॉन्फ्लैग्रेट हो जाए तो इसके लिए सरप्राइज नहीं कीजिएगा, वहां पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसराइल का ये सीरिया पे छोड़ना नहीं। एटॉमिक बॉम्ब जब वो गिरेगा, वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजिक एक्शन होती है, उसके बाद नो रिटर्न नहीं होता है। उसके बाद जो लोग आप वापस नहीं कर सकते हैं, तो उसकी अभी तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं आप। और ये जो सीरिया में बम हुआ था, मैं फिर से दोहराता हूं कि ये एटॉमिक बम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक बम में रेडिएशन लेवल जो होती है, वो रेडिएशन लेवल 1-2 गुना नहीं, वो 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना वो चली जाती है। तो वो चीज नहीं है। हाँ, बड़ा बॉम्ब है, और प्राइमरी एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारे सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि वो जहां पे गिरा था वहां पे सीरिया के आर्म फोर्सेस के बॉम्ब थे, रॉकेट्स थे, मिसाइल्स भी शायद रहे होंगे, वो सबों में बाद में एक्सप्लोजन हुआ, इसीलिए हमने उसका वो बहुत बड़ा स्वरूप देखा था। लेकिन कहीं भी वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, और मैं भी लगातार इसी आर्ग्यूमेंट को बाय कर रहा था और इसी को समझ रहा था कि अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन उस एरिया में तो सामने आता। केवल ब्लास्ट के अलावा कुछ रेडिएशन का थोड़ा बढ़ना या रेडिएशन का बढ़ता हुआ वहां पर स्वरूप नोट किया जाना, और वो भी बाकायदा बताया जाना, उसको लेकर किसी तरीके का वहां की जनहानि का कोई नंबर सामने ना आना। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण सर, बेसिक सवाल पूछूंगा, आप उसको पूरी तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं। क्या वर्ल्ड डिप्लोमेसी ऐसे मामलों पर अगर होते तो चुप रहती अब तक? तो एक बात, अगर ऐसा नहीं रहती तो अब तक उसे बोलना चाहिए था, और नहीं बोला तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो इसको इतना तूल क्यों दिया गया? वो कौन से इक्वेशंस हैं जिन्हें सेटल किया जा रहा है इस सब के साथ साथ? देखिए, अगर आप वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एटॉमिक वेपन का यूज करना अमेरिका के द्वारा 45 में जो किया गया था, अमेरिका आज तक उसका रिप्लाई नहीं कर पाया है। वर्ल्ड में इस प्रकार के कृत्य को जो है बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी माना जाता है, कि आपने कुछ ही मिनटों भी नहीं, आपका लगा जो अभी वीएन झा साहब बोल रहे थे कि वो मिनटों का गेम भी नहीं था, और आपने पूरी एक 2-2 शहरों को आपने क्या क्या समाप्त कर दिया। तो जो इस प्रकार के अटैक होते हैं, कभी भी मानवता जो है और ह्यूमैनिटी कोर्स में हम बात करें तो उसको एक्सेप्ट दुनिया नहीं करती है।
और निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है, बहुत बड़ी बातें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार की ये एक बातें बन रही हैं, बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि भविष्य में अगर कोई, देखिए, एटॉमिक वेपन यूज़ करना, तो मुझे अब भी लगता है कि कोई भी कंट्री यूज़ करते हुए 10 बार सोचेगा, कि 10 बार बल्कि मतलब मैं मानता हूँ कि सोच ही नहीं पाएगा। इसको एक डिटरेंस की तरह, कि नहीं, ये हमारे लिए क्या एक सिक्योरिटी, केवल एक क्या सिक्योरिटी का एक क्या जो कहते हैं कवच की तरह से इसको लेके चलते हैं। लेकिन एक बड़ा अगर हमको अटैक करना है, तो एक इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बना दिया जाए, ताकि आपके बड़े अटैक को क्या कहे लीगलाइज किया सके, या उसको जस्टिफाई किया सके कि हाँ भाई, मैंने जो अटैक किया, या मैंने बड़े मात्रा का जो अटैक किया, क्योंकि अमेरिका इजराइल ऑलरेडी इससे अच्छे अटैक कर चुके हैं। तो हमारी मजबूरी थी, हमारी परिस्थितियां थी कि हमें इस तरह के केमिकल वेपन की ओर जाना पड़ा। बायोलॉजिकल वेपन तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन केमिकल वेपन का यूज करने के लिए भी एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। तो मैं इसको एक इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में देख रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जो समय ट्रांजेक्शन फेज चल रहा है, जहां सारी पावर जो है क्या ना जद्दोजहद में लगी हुई है, या आपस में फाइट कर रही है कि कौन वर्ल्ड का लीडर बनेगा, कौन सुपर बॉस बनेगा, कौन सुपर पावर बनेगा। तो उस सुपर बॉस बनने की जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार के वेपन के यूज करने का एक आधार तैयार करने के लिए, या एक बड़े लड़ाई को तैयार होने के लिए इस प्रकार के आधार शायद तैयार हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड की डिप्लोमेसी को देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, अभी रशिया के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ, उस अटैक को 9/11 जैसा अटैक बताया जा रहा है कि 9/11 जैसा अटैक हुआ, जबकि उसमें इतना जनमान की मतलब पब्लिक की तो हानि नहीं हुई ज्यादातर, जितने हमको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अटैक हुए थे 9/11 के, उतनी ज्यादा बड़े हमको लॉसेस ह्यूमैनिटी की नहीं देखने को मिली। तब भी उसको स्लेड का कहा जा रहा है। और अभी क्या है कि इस प्रकार के हालात बनाकर, ताकि जो ये मैं मान रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है, वो नहीं चाहते कि वोट लंबा खींचा जाए, पर जो इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, हो जाता है कि वोट लंबा खींचे। तो बहुत सारे इसमें क्या इक्वेशंस है, वर्ल्ड के बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसे हमको देखना है कि अमेरिका की इंटरनल एक डिप्लोमेसी चल रही है, वहां पे अब क्या लीजिए आपका पॉलिटिक्स चल रही है, एक आपका वेस्ट एशिया की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, यूरोप की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड के अंदर अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो बहुत कई कैलकुलेट हम बैठ के कैलकुलेशंस होकर निकालें, तो बहुत कुछ खिचड़ी बनने को देखने को मिलती है कि वर्ल्ड में किस प्रकार की हालत बदल रहे हैं। वर्ल्ड में किस प्रकार के हालात बदल रहे हैं, बहुत कुछ खिचड़ी देखने को मिल रही है। निपुण सर, अगर आपके लिए इतनी मुश्किल हो रही है तो मेरे लिए मुश्किल होना तय है, क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, क्या वाकई जो कुछ हो रहा है वर्ल्ड में इस वक्त, जो बातें सामने आ रही हैं, वॉर जिस तेजी से सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, क्या ये सब 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि उसके पहले जो कुछ भी करना है, जिस तरीके से भी अपने को अपर हैंड में लाना है, वो लाने की कोशिश कर ली जाए? राजीव जी, जो भी विदेश मामलों के जानकार हैं, मैं उसमें जानकार नहीं हूँ ज़्यादा, जो भी जानकार हैं वो एक जानते हैं, वो हमेशा एक पृष्ठभूमि अपने सामने में रखते हैं जब किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। आप ट्रंप 1 को देख लीजिए, क्या ट्रंप 1 के सामने में या उनके शासनकाल में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जो अप्रत्याशित थी? नहीं। देखिए, ट्रंप को आप मत भूलिए, हम लोगों ने ओवर ए पीरियड काफ़ी उनको तूल दिया हुआ है। इतना तूल नहीं दीजिए, ट्रंप भी पलायनवाद से वो ग्रसित हैं। आप याद कीजिए, जब कोविड-19 हुआ था, वो WHO छोड़ के चले गए थे। उन्होंने WHO से अपना जो पैकेजेस था वापस लिया था। यहाँ इसके बजाय कि चाइना के ऊपर में प्रेशर डालते, WHO के ऊपर में प्रेशर डालते, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव है WHO के ऊपर में, उनके ऊपर में प्रभाव डालते कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना ही होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी आप उसको एनालाइज कीजिए। तो चीन के ऊपर में इतना दबाव पड़ता कि शायद उसके कितने $ट्रिलियन जो थे वो सिर्फ कॉम्पेंसेशन में इसके जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यूएन से वहां से पलायनवाद किया, हालांकि मेंबरशिप नहीं छोड़ी है, वीटो नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन वहां भी बहुत सारे फोरम ऐसे थे यूएन के जहां से कि उन्होंने पलायनवाद किया। क्लाइमेट, जो कि बहुत बड़ी चीज थी, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस में साइन किए थे उनके कंट्री ने, उन्होंने वहां उसमें से भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ईरान में जो ये एग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए आईएटी के अंदर में, वो उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ट्रंप को हमने देख लिया है कि वो छोड़ के भागने वालों में से हैं। अभी हम लोग ट्रंप को बहुत ज्यादा तूल ना दें।